बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। बॉलीवुड फिल्मों में भारतीय फौजियों की बहादुरी का मंजन तो हर किसी ने देखा होगा, लेकिन हकीकी दुनिया में भारतीय फौजी की बहादुरी की गवाही कल सारी दुनिया ने दे दी, जब दो भारतीय तैयारे रात के अंधेरे में अपने मजमूम मकासद के लिए पाकिस्तान में दाखिल हुए, लेकिन जागते रहने वाले शाहीनों को देखकर दुम दबाकर भाग गए। हैरत की बात यह है कि भारतीय हुकूमत और मीडिया अपने नाकाम मिशन को कामयाब साबित करने के लिए शादियाने बजाते दिखाई दिया गया, लेकिन हकीकत तो सबके इल्म में थी कि भारत की बुज़दिली के किस्सों में एक और का इजाफा हो गया। यहां हम भारतीय सरकार और मीडिया को कहना चाहते हैं कि बहादुरी और शुजाअत क्या होती है, यह पाकिस्तान से सीखिए। आज पाकिस्तान ने गुज़िश्ता रोज भारत की जानिब से सरहद अबूर करने का जवाब दे दिया। दिन के उजाले में पाकिस्तानी तैयारों ने भारतीय सरहद के पार कुछ टारगेट्स को इंगेज किया और उन्हें निशाना बनाया। जवाब में भारतीय एयरफोर्स ने लाइन ऑफ कंट्रोल को एक बार फिर खाला जी का घर समझा और तवाज़ो करवाने चली आई। पाकिस्तानी शाहीनों ने गुरूर और तंतने में आते भारतीय तैयारों को निशाना बनाया, जिसमें से एक आज़ाद कश्मीर और दूसरा मकबूजा कश्मीर के इलाके बडगाम में गिरा और तबाह हो गया। सिर्फ यही नहीं, पाकिस्तान ने एक भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार कर लिया, जो भारत के साबिक एयर मार्शल का बेटा है, जिसकी तस्दीक खुद भारत ने भी कर दी है। पाकिस्तान ने तो सबूत सारी दुनिया के सामने पेश कर दिया। हाँ, अलबत्ता भारत की जानिब से 300 लोगों के मारने का दावा अभी तक अधूरा है। पाकिस्तान की सिविल और अस्करी क़यादत का किरदार इस सारे मंजरनामे में बड़ा जिम्मेदाराना रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, इसलिए भारत से बार बार कह रहा है कि अमन को मौका दो। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि मुल्क नहीं, खित्ते तरक्की करते हैं। हालिया कशीदगी में इजाफे की वजह बनने वाले पुलवामा वाक़े के फौरन बाद पाकिस्तान ने मुज़ाकरात की पेशकश की, जिसे आज भी दोहराया गया। हमने पुलवामा के बाद हिंदुस्तान को पूरी ऑफर की कि किसी किस्म की वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं, हम उसके लिए तैयार हैं। किसी किस्म का डायलॉग करना चाहते हैं दहशतगर्दी के ऊपर, हम तैयार हैं। बेटर सेंस शुड प्रिवेल। हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान का जंगों के हवाले से मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, जिसका इजहार वो कई बार कर चुके हैं। मैं अब हिंदुस्तान से मुखातिब हूँ। ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ हम थोड़ी सी अकल और हिकमत इस्तेमाल करें। जितनी भी दुनिया में जंगें हुई हैं बड़ी बड़ी, सारी जंगों में मिसकैलकुलेशन हुई। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि जो जंग शुरू कर रहे थे कि वो जंग किधर जाएंगी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर महीनों में ख़त्म होनी थी, वो 6 साल लग गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक ऐसा वक्त आया, हिटलर ने सोचा कि मैं रूस को फतह कर लूँ। उसने यही नहीं सोचा था कि रूस की सर्दियों तक शायद डिले हो जाए और उसकी तबाही हुई वहाँ। उसी तरह वॉर ऑन टेरर में क्या अमेरिका ने सोचा था कि 17 साल तक वो अफ़गानिस्तान में फंसे रहेंगे। वियतनाम वॉर, क्या सोचा था अमेरिका ने कि वो वियतनाम वॉर इतनी दूर जाएगी। इसलिए ये दुनिया की तारीख हमें बताती है कि जंगों में मिसकैलकुलेशन होती है। लेकिन मोदी जी को कौन समझाए, पाकिस्तान मुखालिफ तहरीक चलाकर वोट भी तो बटोरने हैं। नरेंद्र मोदी को भारत में बस अगले इंतखाबात में कामयाबी चाहिए, भले पूरे खित्ते को जंग में धकेल दिया जाए, लेकिन भारत को इल्म होना चाहिए कि जंगे मसाइल का हल नहीं है। जंग मसलों का हल नहीं होती। दुनिया में कोई मसला जंग से हल नहीं हुआ। आज के वाक़े के बाद भारत में ट्विटर पर से नो टू वॉर टॉप ट्रेंड बन गया, जिस पर मोदी हुकूमत को जरूर सोचना चाहिए। पाकिस्तान की जानिब से हर वो मुमकिन कदम उठाया जा रहा है जिससे सूरत हाल को मजीद कशीदा होने से बचाया जा सके। इसकी एक मिसाल आज गिरफ्तार होने वाले भारतीय पायलट अभिनंदन के साथ पाकिस्तानी फौज का बर्ताव है, जिसकी गवाही वो खुद दे रहा है। I would like to put this on record and I will not change my statement if I go back to my country also. The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. आज DGISPR ने भी कहा कि आलमी बरादरी की भी जिम्मेदारी है कि वो आगे आए और देखे
पाक भारत माहौल किस तरह से अमन और तरक्की के लिए खतरा है? यहाँ पे इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक जिम्मेदारी है। जो हालात चल रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, पाकिस्तान जंग की तरफ नहीं जाना चाहता। पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम है। दे शुड ऑल्सो कम फॉरवर्ड एंड सी हाउ द एनवायरमेंट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान आर अ थ्रेट to peace and development, not only between the two countries, but in the region and beyond. चीन, बरतानिया और अमेरिका की जानिब से मामलात का हल पुरअमन तरीके से निकालने के पैगामात के साथ साथ तुर्की की जानिब से हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने के बयानात भी सामने आ चुके हैं। सीधी गुफ्तगू हुई है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो से। अभी आपकी कॉल से 2 मिनट पहले मेरी शेख अब्दुल्ला वजीर खारजा मुत्तहिदा अरब अमारात से गुफ्तगू हुई है और मैंने पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के पार्लिमान के तासुरात और जज्बात उन तक पहुँचा दिए हैं। अब बॉल भारत की कोर्ट में है कि पाकिस्तान की जानिब से बार बार मुज़ाकरात की पेशकश पर क्या रद्द अमल देता है। जवाब जो भी हो, हम तैयार हैं। आज की कार्रवाई से भारत को यह पैगाम तो मिल चुका होगा कि पाकिस्तान की फिजाओं की तरफ भी मैली नजर से देखा जाएगा तो रद्द अमल क्या होगा। हम अपने वतन की हिफाजत करना खूब जानते हैं। पाकिस्तान के भारत के साथ जो भी ताल्लुकात माजी में रहे हों, एक नई तारीख जरूर रकम हुई है। पाकिस्तान की बहादुर पाक फजाइया ने यह तारीख आज रकम की है। जो दरअंदाजी भारत की तरफ से की गई उसका मुंह तोड़ जवाब आज पाकिस्तान की फजाइया ने दिया है। लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से, जैसे इब्तिदा में भी कहा गया, एक जिम्मेदाराना पैगाम भी दिया गया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार इलेक्शन से कुछ अरसा कबल ये अफोर्ड कर सकती है कि पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हों, या वही जंग का माहौल और वही जिंगोइज्म उनके जहनों पर सवार है। इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनाब अहमद शोएब साहब, डिफेंस एनालिस्ट है, इंडिया के साथ ताल्लुकात को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, इंडियन मेंटालिटी को समझते हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। मौला आलम किसी तारुफ की मोहताज नहीं, डिफेंस एनालिस्ट है और जो इंडियन मीडिया की हॉस्टिलिटी है, मैं हमेशा कहता हूं, उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से टेक ऑन करती हैं। बहुत शुक्रिया मौना, आपने वक्त दिया। मियां फारूक हबीब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हैं, MNA है, फैसलाबाद से हमें ज्वाइन करें। मियां साहब आपका बहुत शुक्रिया। कुछ देर में हम कोशिश करेंगे राना सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल साहब, जाहिर बात है कोई एस्केलेशन होना या जंग का माहौल होना या किसी भी मुल्क से या ख़ास तौर पर अपने हमसाय मुल्क से ताल्लुकात में तनाव आ जाना, इट्स नॉट समथिंग टू सेलिब्रेट। लेकिन क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि वी फेल्ट हर्ट, गुज़िश्ता रोज़ भारत की तरफ से दरअंदाजी की गई, तो सबसे पहले तो शायद किसी को अच्छा लगे कम से कम मैं तो मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने तमाम पैनलिस्ट को। हाउ डू यू फील टुडे? सबसे पहले थोड़ा सा अपना सेंटिमेंट बताएं, बिकॉज यू आर मिलिट्री मैन, आप यू कैन वेल रिलेट टू इट इस माहौल से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, देखिए इसमें दो इसके बड़े पहलू थे इम्पॉर्टेंट। एक तो ये कि कल के वाक़े के बाद आज, और कल भी आपने देखा कि सुबह ही वाक़या चूँकि अर्ली मॉर्निंग हो चुका हुआ था, तो पूरा दिन एक मायूसी सी थी हमारे अवाम में। लोग महसूस कर रहे थे कि शायद हम में वो सकत नहीं है कि हम भारत को जवाब दे सकें, और एयरफोर्स का ये कहना कि जी हमने उनको मार भगाया, ये एक अपील नहीं करती बात। तो एक तरफ तो ये आपने अपने क्रेडिबिलिटी एज ए फोर्स, क्रेडिबिलिटी एज ए नेशन, जो आपने कहा कि हम रिस्पॉन्स देंगे, वो बड़ी ज़रूरी थी। दूसरी तरफ ये था कि अपने आवाम का भी आपने हौसला बुलंद करना है, उनको भी आपके ऊपर एतमाद टूटता नज़र आ रहा था हमें। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू ये था कि अमन की ख्वाहिश तो पाकिस्तान की अब भी है, पहले भी थी, लेकिन भारत के सर पे एक जंगी जुनून सवार था और वो एक मस्त हाथी की तरह बिहेव कर रहा था। आपने अमन के लिए जितनी कोशिशें की, यूनाइटेड नेशन में आप गए, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के ज़रिए पैगाम भेजा, उसके साथ साथ P5 के सारे एम्बेसडर्स को आपने एड्रेस किया, जितनी भी भाग दौड़ आपने की, भारत तो उसको यूँ समझ रहा था कि जैसे आप दुनिया में अमन की भीख मांग रहे हैं लोगों से। वो आपकी बात सुनने को तैयार नहीं था। आपको जवाब ये दिया जा रहा था कि आपसे अब बात नहीं होगी, अब एक्शन होगा, सबक सिखाया जाएगा। तो ये भी बड़ा ज़रूरी था कि वो जो भूत सर पे सवार है,
जो भारत ये गालिबन समझ रहा है कि पाकिस्तान ज़मीन पे रेंगती हुई एक चींटी है जिसके ऊपर भारत पाँव रखेगा तो वो ख़त्म हो जाएगी, वो सिलसिला भी ख़त्म होना चाहिए, ताकि आपकी अमन की ख्वाहिश जो है, जो जेन्युइन है, उसको सही पैराए में देखा जाए, उसके ऊपर रिस्पॉन्स जो आए वो एक रियलिस्टिक हो, ना कि एक बदमस्त आदमी की रिस्पॉन्स हो जो अपनी ताकत के नशे में सरशार आपको ख़त्म करना चाहता है। तो ये मैं समझता हूँ कि दूसरा एस्पेक्ट था जो आज के वाक़े के बाद आपको हासिल हुआ। और मेरा अपना अंदाज़ा है कि जो आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तकरीर वगैरह की, जो अमन का पैगाम दिया, उसको शायद अब थोड़ा सा सीरियसली देखा जाए, उसको इस पैराए में देखा जाए कि ये अमन की भीख नहीं मांगी जा रही, ये एक पुरखुलूस ख्वाहिश है कि ख़ित्ते को इन ख़तरात से दो चार ना किया जाए जिससे सिर्फ और सिर्फ तबाही आपके ख़ित्ते में फैल सकती है, उससे बचा जाए। तो मेरा ख्याल उस लिहाज से मैं खुश हूँ कि हमारा मैसेज जो है वो सही पैराए में चला गया आज, और कौम का जो जहाँ तक एतमाद था वो भी अपनी अफवाज पे बहाल हुआ और आप सुरखरू नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक। मैं मियां साहब आपके पास आने से पहले क्विकली, मोना आप तो जारी बात है यू कैन वेल रिलेट टू दी हॉस्टिलिटी ऑफ द इंडियन मीडिया। कल जब ये वाकया हुआ परसों, उसके बाद से वो झूठ का भी एक पलंदा है जो हमारे सामने आता रहा, 300 350 लाशों की भी बात होती रही, ऑल्दो वो भी आज हामिद मीर साहब गए, वो सब कुछ एक्सपोज कर दिया उन्होंने वहां पर जाकर, कोई ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था। लेकिन जिस पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं जनरल साहब, आपको लगता है कि इस वाकये के बाद, पाकिस्तान के इस कामयाब ऑपरेशन के बाद, पाकिस्तान ने वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ फाइनली अचीव कर ली है जहां पर मैसेज बेशक डायलॉग का है लेकिन हमारी पोजीशन अब बदल गई है? जी मुनीब, सर्टनली बहुत फ़र्क पड़ा है। और आप देखें कि इंडियन मीडिया और इंडियन जितने जिंगोइस्टिक उनके जर्नलिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे एक्टिविस्ट्स हैं, इवन बॉलीवुड के वो लोग जो बॉलीवुड की एक्शन फिल्मों को ज़्यादा सीरियसली समझते थे और सोचते थे कि वही एक्शन शायद रियल लाइफ में वो लोग उस किस्म का एडवेंचरिज्म पाकिस्तान के साथ कर सकते हैं अफोर्ड, तो वो लोग सारे आज उन सबको चुप का रोज़ा लग गया है जब से ये सारा कुछ हुआ है। और बिल्कुल पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त वो नहीं लग रहा कि आप प्लीड कर रहे हैं कि हम अमन चाहते हैं, उल्टा उनकी तरफ से नो टू वॉर टॉप ट्विटर ट्रेंड बनकर जब सामने आया तो ये मज़ाका खेज बात लगती है कि उनके जैसे वॉर मॉन्गरिंग लोग अब जब खुद उस पोजीशन पे आए हैं तो अब शायद उनको थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा है कि जंग की कॉस्ट क्या होती है, बल्कि अंदाजा भी नहीं हो रहा। ये बहुत छोटा सा नमूना था जो पाकिस्तान ने उनको दिखाया था। मैं स्ट्रैटेजी की जनरल साहब तो यकीनन ही इज अ सोल्जर, आई एम श्योर कि वो मुझे सेकंड करेंगे इस बात पे। हमने बड़ा एक स्मार्टली स्ट्रैटेजाइज किया है इस चीज़ को, ये मैं वाकई आई एम इन एन ऑ बाय आवर स्ट्रैटेजी कि एक तरफ ना हमने उनकी इंटेग्रल जो सॉवरेंटी है, ना हमने कोई इंटरनेशनल बॉर्डर को हमने क्रॉस किया, ना हमने एलओसी को क्रॉस किया, यहाँ से बैठ के हमने टारगेट किया और वो जो टारगेट था उसके आसपास हमने एग्जैक्टली एम किया, जहाँ पर ना कोई इंस्टॉलेशन थी ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, और जानबूझ के ये कहा गया कि हम कोई लॉस नहीं करना चाह रहे थे, सिर्फ एक पैगाम आपको देना चाह रहे थे। और मीनवाइल जब हमने फिर एक्सपेक्ट किया उनकी तरफ से एक जो इसका रिबटल था, वो एक्सपेक्टेड था कि वो अब यहाँ पर आएंगे रिटेलिएशन के लिए, और जब वो आए तो हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स सल्यूट उनको जितना हो सके, पूरी कौम इस वक्त उनको ट्रिब्यूट पेश करती है कि वो चाको चौबंद थे और उन्होंने इतना इफेक्टिवली उनको रिस्पॉन्ड किया। सबसे भद्दा ये आप उनका क्लेम देखें कि JF-17 जो इस्तेमाल हुए हैं उनको पता भी नहीं था, उनकी आप नॉलेज की आप उनकी कमी और लैक ऑफ नॉलेज कितनी डिस्पिकेबल है कि उनको ये भी नहीं पता कि हम कौन से एयरक्राफ्ट यूज करते हैं। उन्होंने कहा हमने F-16 तैयारा मार गिराया, और फिर उस अकाउंट को जब वो कोई जस्टिफाई नहीं कर पाए तो वो कहने लगे उनके मीडिया के तमाम लोग के वो सिर्फ देखा गया था। दूसरा ये भी आपने देखा होगा कि आज उनकी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की भी जो ब्रीफिंग थी चंद सेकंड्स की, आज उनकी एयरफोर्स ने भी जो ब्रीफ किया था, कल भी यही चीज हमने देखी थी, आज भी हमने देखी, उन्होंने किसी सहाफी के कोई सवालात को एंटरटेन नहीं किया। तो यकीनन दैट स्पीक्स अ लॉट फॉर द क्लोजेट। उनकी टोन बदली भी नजर आई आपको भारतीय मीडिया की, बिकॉज आप बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही होती हैं, आपको कोई लगा कि वो आज बदले हुए नजर आ रहे हैं या कोई जो रवैया है वो जमीन आसमान का फर्क है। जबरदस्त, ओके, जमीन आसमान का फर्क है। ठीक। मियां साहब, मैं आपसे जारी बात है आप प्राइम मिनिस्टर की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी, तो प्राइम मिनिस्टर के लिए तो हर कोई आज यही कह रहा है कि उन्होंने बड़ी मैच्योर स्पीच की, बिल्कुल उसमें कोई वो एग्रेशन नहीं था, कंपोजर था। उन्होंने जहां ये बताया कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी क्या है, पाकिस्तान की अफवाज की, पाकिस्तान की
आर्म फोर्सेस की, साथ ही साथ उन्होंने अमन का पैगाम भी दिया। तो सबसे पहले तो आप क्योंकि हुकूमत के अंदर है, इवन क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जाहिर बात है डिसीजन तो एक बहुत सुपीरियर लेवल पर होते हैं कि इतना स्विफ्ट एक्शन होगा पाकिस्तान की तरफ से? पिया साहब देखिए मुनीर, सबसे पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक जिम्मेदार रियासत है और पाकिस्तान अपने सॉवरेनिटी के ऊपर, अपने दिफा के ऊपर जो है वो किसी सूरत कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। और आपके इल्म में है, जैसे ही पुलवामा वाकया हुआ तो भारत ने पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर दी, जो हमेशा से उनका एक वतीरा रहा है। और उस वक्त भी जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने 3 चीजें सामने रखी थी कि यहाँ आप सबूत फराहम करें, हम तहकीकात करेंगे, यहाँ हमारे से दहशतगर्दी के मुज़ाकरात करें, और अगर आपकी तरफ से कोई भी एस्केलेशन होती है, सीज फायर की वायलेशन होती है या कोई कार्रवाई की जाती है, तो पाकिस्तान सोचेगा नहीं, उसका जवाब देगा। तो आज आपने उसका एक अमली मुजाहरा भी आपने देखा कि पाकिस्तान ने ये साबित किया है कि हम अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। हमारे जो पाक अफवाज हैं, पाक अफसराइयाँ है, हमारी जो पाक बहरिया है, उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है, उनका जो है वो मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। और यकीनन हम इसके लिए तैयार भी थे। मैं जन साहब दोबारा आपके पास आना चाहूंगा। ये एक जाहिर बात है, पैगाम बड़ा क्लियर है जो पाकिस्तान की तरफ से दिया गया है, बट नोइंग द इंडियन मेंटालिटी, नोइंग द पास्ट रिकॉर्ड ऑफ मोदी गवर्नमेंट, आपको लगता है रिस्पॉन्ड करेंगे पॉजिटिवली? क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है, हर किसी ने कहा है, फौज की तरफ से कहा गया कि वॉर जो है इट्स अ पॉलिसी, फेलियर ऑफ पॉलिसी। प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं बात करो, लेकिन आपको लगता है कि बात होगी? देखिए मुनी, बात बहुत मुश्किल है। वो एक स्टांस था उसका जो कहता रहा कि जी दहशतगर्दी और बातचीत इकट्ठे नहीं हो सकती, और फिर ये भी कहा कि जी अब एक्शन होगा, बात नहीं होगी। तो मेरा ख्याल है इलेक्शन तक तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो बातचीत करे, क्योंकि उससे तो उसका बिल्कुल बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अपने स्टांस से इस तरह अगर यू टर्न ले तो फंस जाएगा। लिहाजा मेरा ख्याल है इलेक्शन तक तो बातचीत का नहीं, लेकिन यहाँ स्केल डाउन ज़रूर करेंगे अपने जो उन्होंने थ्रेटनिंग पोस्चर रखा हुआ था उसको स्केल डाउन करेंगे। मुझे इतला मिली है कि उन्होंने अपने जो एयर बेसेस वगैरह, एयरपोर्ट जितने भी थे, वो चूँकि पहले उन पर पाबंदी लगा दी थी कि वहाँ से सिविल एविएशन वगैरह फ्लाई नहीं कर सकती, अब आज खबर मिली है कि खोल दिए गए हैं। तो वो डी एस्केलेट करने की तरफ लगता है कि माइल हैं। लेकिन एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए कि जो मोदी प्राइम मिनिस्टर है, आज प्राइम मिनिस्टर है, अगर कल भी इलेक्ट होके आता है तो वो शख्स आरएसएस के अंदर उसने परवरिश पाई है। वो एक बचपन से एक माइंडसेट के साथ बड़ा हुआ है, और वो है टेररिज्म, और वो मक्कारी है, दहशतगर्दी है, लाशों की सियासत है, खून खराबा है। और आप देखिए कि उसमें कोई देयर इज़ नो रिमोर्स। वो शख्स जो है उसने हिंदुत्व का नारा लगा के, तो उधर मुसलमानों को लिंचिंग हुई है, मुसलमानों की, वहाँ पे क्रिश्चियंस की लिंचिंग हुई है, वहाँ अब कश्मीरियों को मारा जा रहा है कि वो उन्हीं की यूनिवर्सिटियों में तालीम हासिल करने के लिए गए हैं, उन्हीं के खर्चे पे या उन्हीं के जो स्कॉलरशिप वगैरह दिए हैं। लेकिन उसके बावजूद मोदी साहब के मुंह से कोई ऐसा हर्फ नहीं मैंने सुना जिसमें उनकी हमदर्दी उन लोगों के साथ हो जो मजलूम हैं, या वो ये हिंदुओं को कह रहे हो कि ये काम ना करें। उससे यूँ लगता है कि उस शख्स का चूँकि जहन बदल नहीं सकता, माइंड सेट उसका बदल नहीं सकता, एक क्रिमिनल मेंटेलिटी मौजूद है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। अब चीज़ यह है कि पाकिस्तान की सरहद अबूर करना तो उसके लिए एक बहुत रिस्की चीज़ बन गई है। आज 2 जहाज़ गिरे हैं, इसकी क्या ज़मानत है कि कल अगर वो फिर ये काम करना चाहे तो वो 2-4 जहाज़ और नहीं गवा बैठेगा। इसकी क्या ज़मानत है कि अगर वो हमारी किसी पोस्ट पे या हमारे किसी इलाके पे हमला करे और हमला नाकाम हो जाए और फिर लाशें छोड़ के भागना पड़े, इसकी कोई ज़मानत नहीं। पाकिस्तान ने एक रिजॉल्व दिखा दी है। सो लगता यूँ है कि अब वो डायरेक्ट जो करना चाहता था कन्फ्रंटेशन, वो शायद छोड़ दे, लेकिन और रास्ते इख्तियार करेगा जहाँ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया जा सके। उसमें इंटरनेशनल लॉबिंग भी शामिल होगी, इकोनॉमिक स्ट्रेंगुलेशन की तरफ की कुछ काम करेंगे ये वगैरह में है, या अफगानिस्तान में अगर वक्त चलता है और यही लोग मौजूद हैं वहाँ पे फ़िलहाल जिनको इन्होंने अपने पैसे पे पाला था, और एक नेक्सस मौजूद है जो ऑपरेट करता रहा, और वो आपने रद्दुल फसाद की वजह से यहाँ पे उनका नेटवर्क जो है वो ख़त्म किया। बहुत पैसा लगा के उसको दोबारा शुरू किया जा सकता है, उसको दोबारा इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। चाबहार में आप उनको फैसिलिटी देख लें, मिल चुकी है। तो ये मेरा अंदाज़ा है कि ये शख्स अगर रहा तो ये बाज नहीं आएगा इस काम से। इसके ऊपर
इसका और अजीत दोवल, ये एक ऐसा लिथल कॉम्बिनेशन है कि ये या तो अपने मुल्क को ले बैठेंगे, उनको डुबो देंगे, या दूसरों के मामलात में कुछ ना कुछ टांग अड़ाते रहेंगे। तो ये एक सिनेरियो मुझे नजर आता है। आफ्टर टेक अ क्विक ब्रेक वापस आऊंगा मियां फारूक हबीब साहब से भी और मोना आलम से भी। पाकिस्तान की पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, मोदी सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन इंटरनेशनली पाकिस्तान को क्या वो सपोर्ट जो मिलनी चाहिए वो मिल रही है? जब से भारत ने दरअंदाजी की है, पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन पोजीशन क्या है इस वक्त इंटरनेशनली, इस पर भी बात होंगे। पाकिस्तान ने जो कैप्चर किया इंडियन पायलट, पाकिस्तान की फौज उसे प्रोफेशनली ट्रीट कर रही है, सोल्जर लाइक या ऑफिसर लाइक ट्रीटमेंट दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। मियां साहब, सिचुएशन इस वक्त मियां फारूक हबीब साहब ऐसी है कि अगर देखा जाए, आप जो स्टेटमेंट्स आई हैं, मैं उस एपिसोड की बात कर रहा हूं जो भारत की तरफ से दरअंदाजी की गई। चाइना की तरफ से केयरफुल स्टेटमेंट है, आप उसको कोई बहुत प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट नहीं कर सकते। जो अनइक्विवोकल या बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट है वो तुर्की की तरफ से आई है। लेकिन ओआईसी के अंदर आप देख लें, वो उन्होंने एक कंडमनेशन जरूर कर दी, लेकिन एज अ स्पेशल इन्वाइटी अब भी इंडिया को बुलाया हुआ है, वो रिवोक नहीं किया गया वो इन्विटेशन। जो फ्रांस की तरफ से स्टेटमेंट आई है वो भी बड़ी डैमनिंग है। जो इवन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आई है वो भी पाकिस्तान के लिए कोई हौसला अफजा नहीं है। डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को सपोर्ट कब मिल सकती है आपकी नज़र में, या अगर नहीं अब मिल पा रही तो उसकी वजह क्या है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आपने दुनिया को ये पावर करवाना, और मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर खारजा है, उन्होंने बड़ा स्मार्टली जो है वो प्ले किया है। और फौज तौर के ऊपर जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी को उन्होंने खत लिखा, पहले पुलवामा वाक़े के बाद भी और इस मामले के ऊपर। और इसी तरह जो है वो ओआईसी से भी हमने इसके आपने देखा कंडेमनेशन की जो है वो स्टेटमेंट भी आई है। मोना, मैं आपके पास आता हूं कि इंटरनेशनल सपोर्ट की जो बात हम कर रहे थे, जैल साहब से भी की, उन्होंने कहा कि भारत कुछ इस तरह कर सकता है कि पाकिस्तान को शायद किसी जगह से इकोनॉमिकली स्ट्रैंगुलेट करने की कोशिश करे, या एक अफगानिस्तान के अंदर तो ऑलरेडी एक पोजीशन है भारत की। अब सवाल ये है कि जो सवाल मेरा मियां साहब से था वही आपसे है कि क्या वो सपोर्ट आपको मिलती नजर आ रही है? क्योंकि आप आई एम श्योर आपने देख ली होंगी जो स्टेटमेंट्स आई हैं, वो कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। बारिंग टर्की कोई बहुत प्रो पाकिस्तान स्टेटमेंट अभी तक नहीं आई। बिल्कुल, और मुझे लगता है मुनीब, हमें एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए, हमें थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। डिप्लोमेसी को लेकर यकीनन ये काफ़ी हार्श एक दुनिया है, और यहाँ पर आप हर चीज़ फंडामेंटलिज्म पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। दुनिया के भारत के साथ ज़्यादा इकोनॉमिक स्टेक्स हैं, वो एक अलग बहस है। हमारे इकोनॉमिक एजेंडा और बहुत सारी चीज़ों से उसके ताने बाने जुड़ते हैं, लेकिन हमें एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखनी चाहिए। जैसे आप लोग कह रहे थे कि ओआईसी को बॉयकॉट करें, और पार्लियामेंट की तरफ से, खासतौर पे ऑपोजिशन की तरफ से बहुत इसके ऊपर आवाज़ें आ रही थी। ओआईसी की इनइफेक्टिवनेस वैसे भी आई एम श्योर कोई मजीद बात नहीं हो सकती है, वो तो एक अनसेड फैक्ट है। लेकिन दूसरी बात यह कि अगर आप उसको बॉयकॉट करेंगे तो आपको लगता है कि आप दूसरे लोगों का इस पे सपोर्ट गार्नर कर पाएंगे, तो दिस इज समथिंग लाइक लिविंग इन अ फूल्स पैराडाइज। ये बिल्कुल रियलिज्म से करीब बातें नहीं हैं, और जनरल साहब सही फरमा रहे हैं कि भारत यहाँ पर ख़त्म नहीं करेगा। भारत के लिए ये तमाम आज का एपिसोड उस किस्म के उस हवाले से है कि जैसे जो ना उगला जा सकता है ना निगला जा सकता है। तो यकीनन इस वक्त उनकी तरफ से मीडिया मॉनिटरिंग से भी जो चीज़ सामने आ रही है, वो कहीं से ये नहीं लग रहा है कि वो लोग अब पीस के हामी हैं, अब वो लोग सीज फायर कॉल कर रहे हैं, या अब वो कह रहे हैं कि ओके काफ़ी कुछ हो गया है। वो अपनी फेस सेविंग के लिए कुछ करेंगे। आई वुड लाइक टू पुट इट इन एज क्लियर वर्ड्स एज पॉसिबल। फेस सेविंग के लिए कुछ करेंगे। ये जब आप ये कह रही हैं मोना, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि क्या ये सिर्फ डिप्लोमेटिकली होगा, या मिलिटरीली भी आपको लगता है कि वो कुछ दोबारा किसी किस्म की दरअंदाजी कर सकते हैं, उसे हम रूल आउट नहीं कर सकते? क्या आप ये फरमा रही हैं? बिल्कुल, मिलिटरीली भी मुझे नहीं लगता कि इस वक्त हमारे लिए ये एक समझदारी की अप्रोच हो कि हम उसको रूल आउट कर दें कंप्लीटली। लेकिन यकीनन मिलिट्री के साथ अब वो मुझे लगता है डिप्लोमेटिक अपने जो एफर्ट्स हैं या डिप्लोमेसी की साइड है उसको ऑगमेंट करने की कोशिश करेंगे मजीद। जैसे कि आपने देखा है डिप्लोमेटिक जो तौर पे हम लोग अगर बात कर रहे हैं तो ये यकीनन बड़ी हार्श सी दुनिया है। क्राउन प्रिंस, सऊदी क्राउन प्रिंस हमारे यहाँ पर आए थे, मोहम्मद बिन सलमान। पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, हर जगह उनको बहुत वार्म वेलकम मिले। कहाँ पर वो वक्त था जहाँ रियाद समिट में बेशतर ममालिक ने बॉयकॉट किया हुआ था।
तो मुझे नहीं लगता कि ये इतनी फंडामेंटल दुनिया है जितना हम लोग कह रहे हैं, खासतौर पे डिप्लोमेसी को लेके सबके अपने स्टेक्स हैं और वो इसी हिसाब से चलते हैं। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। आप सिर्फ जो चीज कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप कॉशियस रह सकते हैं, और इसके आगे मुझे नहीं लगता कोई अप्रोच होनी चाहिए। जैन साहब, मैं आपसे एक सवाल, आप मैं इसके साथ कुछ फरमा दीजिएगा। मैं आपसे एक सवाल एडिशनल भी करना चाह रहा था कि अब भारत का एक पायलट जो विंग कमांडर भी हैं वो हमारे पाकिस्तान की फौज के तहवील में है इस वक्त, सोल्जर लाइक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, वो नजर भी सबको आ गया। बट सवाल मेरा यही है कि वहां से जो एक रेटरिक है वो ये आ रहा है कि रिटर्न बैक आवर पायलट, जो उनके इंडियन मीडिया के ऊपर भी आ रहा है। ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान का क्या रद्द अमल हो सकता है? पाकिस्तान इवेंचुअली विल सेट हिम फ्री या विल होल्ड ऑन टू हिम? पायलट तो बारसूरत किसी वक्त वापस किया जाएगा, लेकिन वो वापस होगा किसी एग्रीमेंट के तहत। वो ये नहीं होगा कि भारत वहाँ बैठा सोशल मीडिया पे या मीडिया पे या वैसे हमारे वहाँ पे एम्बेसडर जो हैं उनको कह दे कि जी वापस भेज दें, तो ऐसे तो वापस नहीं जाएगा। उसका कोई अरेंजमेंट होगा, पाकिस्तान हो सकता है उसके बदले में कोई और मुतालबा करे, तो ये चीज़ें तो होंगी, लेकिन बारसूरत एक अरेंजमेंट के तहत होगा, एक एग्रीमेंट के तहत होगी ये चीज़। दूसरी तरफ जो हम पहले बात कर रहे थे, देखिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला अपनी क्रेडिबिलिटी का है। हम जो बात कहते हैं दुनिया उस पर कान नहीं धरती या यकीन नहीं करती, उसकी बुनियादी वजह यही है कि अक्सर दुनिया के मुल्क जो हैं वो हमें जेन्युइनली ये समझते हैं कि हम टेररिज्म करवाते हैं, हम टेररिस्ट हैं। उसकी वजह ये नहीं कि हम टेररिज्म करवा रहे हैं। मैं बिल्कुल पूरे वसूख से आपको बता रहा हूँ कि इनमें से किसी भी इंसिडेंट में हमारा हाथ नहीं था, लेकिन ये वजह ये है कि भारत ने इस तरह तसलसल से इस चीज़ को इस्तेमाल किया और दुनिया को बावर कराया कि पाकिस्तान टेररिज्म करवाता है। और सबसे बड़ी दुख की बात ये कि 70,000 लोग हमारे मारे गए। टेररिज्म हमारे हर रोज़ यहाँ पे अटैक होते थे, और उसके साथ साथ आप देखिए इकॉनमी बर्बाद हो गई, कई घर उजड़ गए, लेकिन फिर भी टेररिस्ट हम कहलाए, हमारे माथे पे ये एक लेबल लग गया। ये बड़ी दुख की बात है और इसमें कोताही हमारी है। हमने एफर्ट नहीं की भारत के नैरेटिव को निगेट करने की। हमने अपनी गर्दन खुद पेश की। हमने कहा कि क्या हमें बॉम्बे भेजने चाहिए थे लोग जो जाके वहाँ पे ये तबाही करें। हमने खुद अपने आप को मुजरिम गर्दान के लोगों के सामने रखा और लोगों ने उसको कबूल किया। दूसरी तरफ हमारे पास बेशुमार सबूत थे। अब नॉन स्टेट एक्टर्स की भारत बात करता है, हमारे पास तो रियासत की स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के सबूत हैं। कलभूषण आपके पास था जो एक सर्विंग ऑफिसर और रियासत मुलव्वस है, उसको यहाँ पे टेररिज्म करवाने में आपने उसको भी कैपिटलाइज नहीं किया। यहाँ चाइना का जो सफारत खाने पे, जो उनके कौंसल खाने पे जो हमला हुआ, उसमें असलम मच्छू इन्वॉल्व था, उसके आपके पास सबूत थे। एहसानुल्लाह एहसान के बयानात थे, लेकिन हमने कहीं भी इनको इस्तेमाल नहीं किया कि दुनिया को ये बता सकें कि देखो हम ज़ख्म खुर्दा हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म हो रहा है, हम बाहर नहीं करा रहे। अब एक मौका आपके पास मौजूद है जो भारत के नैरेटिव को निगेट करने के लिए आप दुनिया को झंझोड़ें जगाएं। वो क्या है कि भारत ने कहा कि जी वहाँ पे जैश मोहम्मद का मदरसा था जहाँ हमने बॉम्ब गिराए, और वो हमने वो टेररिस्ट थे, वो ट्रेनिंग कैंप भी था, और वहाँ से और हमले भी प्लान किए जा रहे थे, भारत के ऊपर हमले होने थे, लिहाजा हमने अपने दिफा में ये काम कर दिया। अब दुनिया को वहाँ दिखाना चाहिए और हमें ये नैरेटिव खूब इसका ढोल पीटना चाहिए कि यही वो झूठ है जो भारत हर दफ़ा बोलता रहा है। ना वहाँ मदरसा है, ना वहाँ टेररिस्ट हैं, ना कोई प्लानिंग हो रही थी, ना कोई ट्रेनिंग कैंप है। ठीक, आपकी क्रेडिबिलिटी बने तो दुनिया आपकी बात सुननी शुरू करे, और वो तब बनेगी जब साबित हो जाए कि भारत झूठ बोलता है और आप सच कह रहे थे। ठीक, तो ये डायलेमा है जिसको हमने हल करना है। ठीक, मियां साहब बड़ी क्लैरिटी के साथ, जाहिर बात है आप हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ यही बात हो रही थी कि भारतीय या सरकार या मोदी सरकार अनप्रिडिक्टेबल है, वो किसी तरह का भी काम कर सकते हैं, डिप्लोमेटिकली पाकिस्तान को टाइटन कर सकते हैं, मिलिटरीली भी पाकिस्तान को दोबारा इसी तरह की कोई दरअंदाजी हो सकती है। पाकिस्तान की वफाकी हुकूमत की क्या सोच है, क्या उम्मीद रखी जा रही है, सेंस क्या है कि नहीं, क्योंकि पहले भी ये अप्रीहेंसिव थी पाकिस्तान की हुकूमत कि भारत इस तरह की कोई हरकत करेगा और की, लेकिन क्या अब पोजीशन मुख्तलिफ है या अभी समझते हैं कि भारत कुछ भी कर सकता है? देखिए, मैं समझता हूँ कि हुकूमत बहुत जो है वो चौकस है, और आपने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद जो है वो एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं और आपको एक मुतहरक किरदार अदा करते नजर आ रहे हैं इस सारी सूरत हाल के अंदर।
और हमें इनकी तमाम तर जो है ऑप्शंस का अदराक है। और मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत में ना सिर्फ हमने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर जो है वो इनको इनके साथ निपटे हैं, बल्कि जो हमारी खारजी महाज के ऊपर भी मैं समझता हूँ कि हुकूमत एक एक्टिवली रोल प्ले कर रही है। और आज आपके इल्म में होना चाहिए कि हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर इस चीज़ को जो है वो इस इशू को रेज किया गया है। जो वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी ओरिजिन एमपीज हैं उन्होंने इसको उठाया है, वहाँ पर भी उसकी इस सारी बर्बरियत की और जो पाकिस्तान के साथ हमारी सरहदों की जो वायलेशन की गई है, जो सी की वायलेशन की गई है, उसकी गूंज जो है वो हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर भी सुनाई गई है। इसी तरह जो है वो दीगर जितने भी ममालिक हैं उन ममालिक के साथ जो है वो शाह महमूद कुरैशी साहब राब्ते में हैं, उनको सारी सूरत हाल भी बयान की है। यही वजह थी कि आज जो अफवाज पाकिस्तान है ISPR हमारे सहाफ़ियों को उस जगह के ऊपर भी लेके गया जहाँ पर इन्होंने कहा कि हमने किसी टेररिस्ट 10 को जो है वो अटैक किया और इतने लोगों को जो है वो हलाक किया है। तो वहाँ पर तो चंद दरख्तों के इसके अलावा तो कुछ नहीं वहाँ पर मिला। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय प्रोपेगेंडा जो है वो एक्सपोज भी हुआ है। इस वक्त भारत जो है वो हिजान की कैफियत के अंदर है और वो कुछ ना कुछ जो है वो एक बदमस्त हाथी की शक्ल इख्तियार करने की कोशिश कर रहा है, जिसको आज एक मुंह तोड़ जवाब दिया गया है, दुश्मन के दांत खट्टे किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको इस चीज़ का इल्म है कि वो पाकिस्तान को जो है वो इस तरीके से पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकते। और जहाँ तक रही बात अफगानिस्तान की या जो हमारे दीगर हमसाया ममालिक हैं, तो आपके इल्म में है कि दुनिया को हम ये भी बावर करवा रहे हैं कि कुलभूषण यादव यहाँ पे कोई पिकनिक मनाने नहीं आया था, वो तो यहाँ पर दहशतगर्दी के बीच बो रहा था। और आपके इल्म में है कि समझौता एक्सप्रेस को भी नहीं भूले, उसको भी रेफरेंस हम कोट कर रहे हैं तो उसका इल्जाम भी पाकिस्तान पे लगाया था। और बाद में तहकीकात के बाद पता चला था कि सारे ताने बाने जो है वो उसके इंडिया के अंदर बुने गए और उस मामले के अंदर भी वो इन्वॉल्व थे। तो पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत जो है वो बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कर रही है। आज भी हमने अपना दिफा किया, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर के अंदर कोई विक्ट्री क्लेम नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा कि गिव अ चांस टू पीस। बिल्कुल हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। ठीक हो गया। और हम इस खित्ते के अमन के लिए भी हर तरह की कुर्बानी देना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो सब्र तहम्मुल बर्दाश्त को हमारी कमजोरी न समझें। और मैं समझता हूँ कि उसका आज भरपूर जवाब भी दिया गया है। और आज फिल्म में है कि एक जो भारतीय पायलट है वो भी हमारे फौज। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया मियां साहब आपका। एक ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम वापस आएंगे तो एक ब्रीफ कमेंट मैं चाहूँगा जल साहब से भी लूँ, मोना से भी लूँ, लेकिन भारत के हमें इंडिया से ज्वाइन करेंगे समाजी और सियासी कारकुन है सुतेंद्र कुलकर्णी साहब। प्रोग्रेसिव बात करते हैं, भारत के अंदर जो इस वक्त माहौल है क्या कुछ बेहतरी आ सकती है, इस पर उनकी भी व्यू पॉइंट लेंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। इंडिया से हमें ज्वाइन कर रहे हैं समाजी और सियासी कारकुन है सुतेंद्र कुलकर्णी साहब। कुलकर्णी साहब आदाब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं यही जानना चाहूँगा आपसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने, प्राइम मिनिस्टर ने तो ये कह दिया फाइनली और बारहा कहा है कि पीस को एक मौका और मिलना चाहिए, बैठकर बात कर लीजिए। अब इस वक्त माहौल क्या है, मोदी सरकार क्या इस मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार है या अभी भी वही कुछ होगा जिसका जिक्र मोदी साहब अपनी स्पीचेस के अंदर करते रहे हैं? सबसे पहले मैं पाकिस्तान के हमारे सभी बहनों और भाइयों को अमन का पैगाम भारत में जितने भी अमन पसंद लोग हैं उनकी ओर से देना चाहता हूं। और आज जो भी हो रहा है ये भारत, पाकिस्तान और हमारे पूरे साउथ एशिया के लोगों के लिए एक दर्दनाक सिचुएशन है और जल्द से जल्द हमारे दोनों मुल्क से बाहर आना चाहिए। आज पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत ही बैलेंस था, बहुत ही सेंसिटिव था और इसको मैंने वेलकम किया है। उसमें पहली बार उन्होंने पुलवामा में जो टेरर अटैक हुआ उसके प्रति और उसके जो की हमदर्दी दिखाई, बहुत अच्छा किया, पहले ही होना चाहिए। में जो टेररिस्ट अटैक हुआ उसको भारत में जो एक एंग्विश है और एंगर है, इसे पाकिस्तान के लोग समझना चाहिए, पाकिस्तान की हुकूमत भी समझना चाहिए। दूसरी बात, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता है, इसलिए ये जो बार बार एस्केलेशन लैडर ये हम इस पर चढ़ते चढ़ते कहाँ जाएंगे
ये कोई भी नहीं कह सकता है। इसलिए हम इससे नीचे उतरना चाहिए, ऊपर नहीं जाना चाहिए, और सभी मसलों को बातचीत के जरिए ईमानदारी के साथ बातचीत हो, लेकिन ईमानदारी भी हो इसमें। टेररिज्म पर भी बात हो, अन्य मसलों पर भी बात हो, और भारत और पाकिस्तान दोनों एक अच्छे पड़ोसी के रूप में रहें। ये हमारे आज का जनरेशन और आने वाला जनरेशन चाहता है। ठीक। और मैं इमरान खान साहब का आज का जो स्टेटमेंट है इसको मैं वेलकम करता हूं। कुलकर्णी साहब ये फरमाइएगा, आपने बहुत अच्छी और खूबसूरत बात की है, कोई भी जंग नहीं चाहता, भारत की अवाम भी नहीं चाहती, पाकिस्तान की अवाम भी नहीं चाहती। अब पाकिस्तान के वजीर आजम ने तो कह दिया, उस वाक़े को भी कंडेम कर दिया, ना ही पाकिस्तान तो खुद इतना अफेक्टेड रहा है टेररिज्म से। अब सवाल ये है कि क्या मोदी सरकार रेसिप्रोकेट करेगी जो ऑफर पाकिस्तान ने दिया है कि आइए बैठिए बात करिए, क्या फाइनली उस पर काम धरे जाएंगे मोदी सरकार की तरफ से या नहीं? देखिए, मोदी सरकार, मैं तो सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ और स्पोक्समैन भी नहीं हूँ, इसलिए मैं मोदी सरकार के बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन भारत का अवाम चाहती है कि है जिन मसलों की वजह से पाकिस्तान भारत पर इल्जाम लगाता है और भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है, इन मसलों पर एक फुल ट्रांसपेरेंट डायलॉग होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए, और जो भी कमिटमेंट है उस कमिटमेंट को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2004 में मुशर्रफ और वाजपेयी जी के बीच में जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, उसके बाद जॉइंट स्टेटमेंट निकला। जॉइंट स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि पाकिस्तान अपने किसी भी अपने धरती को टेररिस्ट एक्टिविटी के लिए इजाजत नहीं देगा। अनफॉर्चुनेटली इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। उसके बाद इमरान खान साहब ने खुद कहा, करतारपुर साहिब फाउंडेशन स्टोन लेइंग के समय, कि इट इज नॉट पाकिस्तान इंटरेस्ट टू अलाउ एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अटैकिंग अदर कंट्रीज। बहुत अच्छा है। तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इस कमिटमेंट पर बिल्कुल अमल करे। कथा कलामी होगी सर, कथा कलामी होगी। अब तो कह दिया ना पाकिस्तान के वजीर आजम ने, वो कह दिया, अब तो फॉरवर्ड लुकिंग बात है। उन्होंने कह दिया आप दहशतगर्दी या टेररिज्म पे भी बात करना चाहिए तो आप आइए बात कीजिए उस पे। उन्होंने तो कह दिया, रिजॉल्व दिखा दिया। अब तो इंतजार ये है कि भारत से क्या जवाब आएगा। पूछिए सवाल ये पूछिए कि कुलभूषण जो यहाँ पे था वो क्या पिकनिक मनाने आया था? ठीक है कुलकर्णी साहब, कुलभूषण के बारे में भारत क्या जवाब देगा? बिल्कुल ठीक है जी जी। ये जो सवाल है ये भी एक अहम सवाल है। दोनों मुल्कों को टेररिज्म के खिलाफ एक पेज पर आकर काम करना होगा और इसको खत्म करना होगा, क्योंकि टेररिज्म जो है वो इंसानियत का दुश्मन है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी एक कीमत चुकाई है, हिंदुस्तान ने भी चुकाई है। अब इसके बाद हम अच्छे पड़ोसी के रूप में रहें। हम इल्जामात ही लगाते रहेंगे तो इसमें से कुछ निकलने वाला है। बात है। और जंग की तैयारी हुई और जंग हुआ तो उसमें से भी कुछ निकलने वाला नहीं है। जंग से कभी किसी का भला नहीं हुआ। मोना आप जरा कुलकर्णी साहब मेरे साथ रहिएगा। मोना, आपने ये बात एसरटेन की होगी कि इवन भारत के अंदर ना सिर्फ जो गवर्नमेंट में लोग हैं वो, बल्कि इवन ऑपोजिशन की तरफ से भी बड़ा हॉस्टाइल बिहेवियर रहा है। आपको लगता है इसमें कुछ तब्दीली आ सकती है? देखिए, भारत की तरफ से अगर कुछ सेन वॉइस आती है, या जैसे कुलकर्णी साहब बात कर रहे हैं, हर कोई यही चाहता है, कोई भी जंग नहीं चाहता, कोई भी एस्केलेशन नहीं चाहता, लेकिन मसला वही है कि जब ऑफर दी जा रही है तो उस पर क्या रेसिप्रोकेट करेगी भारतीय सरकार? क्या वहां पर ऐसा माहौल आपको लगता है? कुलकर्णी साहब जैसी आवाजें कितनी होंगी भारत के अंदर इस वक्त? जी मोना। कुलकर्णी साहब की पूरी बात हमने सुनी है। कुलकर्णी साहब अभी जो कह रहे थे कि ऐसा कोई सेंटिमेंट नहीं है कि वहां के अवाम हमसे लड़ाई या जंग चाहते हैं। मैं उनको पाकिस्तान के बिहाफ पे, मैं उनके प्रोग्राम्स में भी जाके इंडियन जितने चैनल्स हैं ये बात कहती रही हूँ। आप ये ना समझें कि आपके जो सीआरपीएफ जवान जो जिनकी जाने गई, हमने यहाँ पाकिस्तान में कोई जश्न मनाया है उनकी मौत पे, उनकी जाने पे।
हमने हमेशा उस चीज के ऊपर हमने उनके साथ अफसोस का, हमने उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया है। ये बिल्कुल आप इस परसेप्शन में ना रहे, मैं अपनी या फिर किसी बहुत कोई बहुत एक मखसूस तबके की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ब्रॉडर स्केल पे बात बता रही हूँ कि यहाँ पर इवन जो सोशल मीडिया पे छोटी मोटी चीजें चलती हैं, कहीं पर भी उसके ऊपर कोई जुबिलेशन या कोई सेलिब्रेशन का माहौल नहीं था। लेकिन बात यही आ जाती है मुनीब, जो आपने सवाल उठाया है कि अगर उनको भी हमसे टेररिज्म की शिकायत है, हम बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी को देख लें, हम कुलभूषण यादव इज अ लिविंग एग्जांपल, हम चाहे जितनी इस तरह की मिसालों को देख लें, हमारी तरफ से भी यही कंसर्न्स है इंडिया के ऊपर। तो फिर तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम लोग एक पेज पे आके हम लोग बात कर लें। लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा शैम है जो कि भारत की गवर्नमेंट की तरफ से ओवर एंड ओवर अगेन प्ले किया गया है कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। तो अब तो हम कह रहे हैं कि लेट्स टॉक टेररिज्म एज वेल, हम उसके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप देख लें कि अगर उसके ऊपर भी भारत मैं ना मानूं की रट लगा रहा है, तो इसका मतलब यही है कि ये एक शैम था। व्हाट एल्स? ठीक, कुलकर्णी साहब टुवर्ड्स द वेरी एंड ये फरमाइएगा, मोदी जी आज सारा दिन खामोश रहे, कुछ समझ नहीं आई अभी तक, उन्होंने उनकी तरफ से कोई बयान या हुकूमत की तरफ से, भारतीय हुकूमत की तरफ से कोई बात नहीं सामने आई। लेकिन सवाल यही है कि ये कब तक हम ये कहेंगे कि ये मोदी का भारत रहेगा, ये नेहरू जी का भारत कब बनेगा? कोई सेन बात कब आएगी भारत की तरफ से? अब तो पाकिस्तान ने ऑफर कर दिया, इलेक्शंस करीब है, क्या मोदी सरकार अभी तक उसी जोन में रहेगी कि हमने इलेक्शन जीतना है, बेशक इस पूरे रीजन को जंग में धकेल दें? देखिए, मैं हिंदुस्तान में भी लगातार कहते आया हूं कि जो 2 महीने के बाद जो चुनाव आने वाला है, हमारे लोकसभा के लिए चुनाव आने वाला है, वो लोकसभा का ही चुनाव रहे, वो जंग सभा के चुनाव न हो। यानी जंग उसमें मेन मुद्दा न हो, मेन मसला न हो। यानी 5 साल का जो मोदी सरकार का जो परफॉर्मेंस है, उस पर लोग अपना राय दे, अपना मैंडेट दे, लेकिन ये इसका पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए। और मैं समझता हूं कि पॉलिटिसाइजेशन इस पर कोई ज्यादा असर नहीं होने वाला है। दूसरी बात, देखिए, आपके कुछ कंसर्न्स हैं, हिंदुस्तान के कुछ कंसर्न्स हैं। इन कंसर्न्स को हम बातचीत के जरिए ही हम हल निकाल सकते हैं। और यह जो बातचीत है, ये केवल हुकूमत के बीच नहीं होना चाहिए, नॉट ओनली बिटवीन 2 गवर्नमेंट, बिल्कुल ठीक, बिटवीन पॉलिटिकल लीडर, बिटवीन ऑपोजिशन लीडर, बिटवीन मैं तो ये भी कहूंगा कि हमारे जो मजहबी लोग हैं और लीडर्स हैं भारत में और पाकिस्तान में, उनके बीच में आज कहां कोई बातचीत हो रही है? सही बात। क्या मजहब के सही मायने में जो मजहब के लोग हैं, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, क्या वो चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के बीच जंग हो? कोई भी नहीं चाहता। दोनों मुल्कों के बीच कोई खून खराबा हो, ये तो कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता। दूसरी बात, भाई साहब, आपने नेहरू जी का जिक्र किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन मैं महात्मा गांधी का जिक्र करूंगा और जिन्ना साहब का जिक्र करूंगा। महात्मा गांधी चाहते थे, उनके असैसिनेशन के कुछ ही दिन पहले उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों मेरे मुल्क हैं। और जिन्ना साहब ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कैसे होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे अमेरिका और कनाडा के बीच अच्छे रिश्ते हैं, वैसे रिश्ते होने चाहिए। तो मैं आपके इस प्रोग्राम में यही कहना चाहता हूं कि हम दोनों अलग अलग रहें, लेकिन साथ साथ रहें, भाई भाई के रूप में रहे, पड़ोस के रूप में रहे, और जो भी मसले हैं उनका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया कुलकर्णी साहब। जी जन साहब कुछ फरमाना चाहिए? एक पैगाम मैं भी देना चाहता हूं इनको, वो ये कि भारत जब भी बात करे तो सिर्फ अपने आप को मजलूम ना समझे। हमें हमेशा ये बताया जाता है कि भारत के कंसर्न हैं, भारत को ये याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान के कंसर्न उनसे कहीं ज्यादा है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया कुलकर्णी साहब आपका। जनरल अमजद साहब हमारे साथ थे। मोना आलम आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, पैगाम पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की फौज की तरफ से यही है कि हमने अपनी कैपेबिलिटी जरूर आपको दिखा दी, लेकिन पाकिस्तान अमन का ख्वाहा है, जंग
इज द फेलियर ऑफ पॉलिसी। यही पाकिस्तान का पैगाम है। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।